हेलो नमस्कार। आज आपके बीच में सीपीसी का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ अपना सूट फाइल करता है तो उसके बाद में डिफेंडेंट किसी कारण से एब्सेंट रह जाता है, या तो उसको जानकारी नहीं मिलती या प्रॉपर तरीके से समन सर्व है जो नहीं हो रखी है, जो भी रीज़न हो। तो अब जो है, जब कभी भी ऐसा एक्स पार्ट है, इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिवली पार्टी के द्वारा, यानी पार्टी के अगेंस्ट में किया गया ऑर्डर। एक पक्ष को हमने सुना, दूसरे पक्ष को हम नहीं सुन पाए, दूसरी पार्टीज को नहीं सुन पाए क्योंकि वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, तो इसको कहा जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर। अब ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। एक्स पार्टी ऑर्डर के केस में आपके पास क्या क्या रेमेडी है जो होती है, इसको लेकर हमारा सीपीसी जो है थोड़ा बटा हुआ है, डिवाइड है जो हो रखा है। यानी कि जब आप सीपीसी को पढ़ते हैं तो आपके पास में मल्टीपल रेमेडी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मल्टीपल रेमेडी कौन कौन सी है, देखो, एक आपके पास में ये है कि आप सीपीसी के ऑर्डर नंबर 9 और रूल नंबर 13 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, और ये एप्लीकेशन होती है सेट असाइड दी एक्स पार्टी ऑर्डर। यानी कि जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो रखा है इसको सेट असाइड है जो करना, ठीक है। और वहीं पर दूसरा आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 के तहत आप एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ भी क्या कर सकते हो, अपील है जो कर सकते हो। तो अब दो रेमेडी होगी। एक लैंडमार्क जजमेंट का नाम बता देता हूं यहां पर मैं आपको, भानु कुमार जैन। ये एक ऐसा जजमेंट था जिसने इस चीज को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई है जो किया था। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो, ये जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है ना, ये उसी कोर्ट को फाइल की जाती है जैसे रिव्यू फाइल नहीं होता है, ठीक उसी तरीके से सेम कोर्ट को हम क्या करते हैं, सेट असाइड की एप्लीकेशन है जो फाइल कराते हैं, ठीक है। लेकिन अपील जो फाइल की जाती है वो हायर कोर्ट को फाइल की जाती है, यानी कि ऊपर वाले कोर्ट को है जो फाइल की जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ऑर्डर 913 लगा दिया तो क्या हम अपील कर सकते हैं क्या, या फिर अगर मैंने अपील कर दी तो उसके बाद में क्या 913 कर सकता हूं क्या। कानून कहीं पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है। लॉ ये कहता है ये दोनों पैरेलल रेमेडी है, आप इनको यूज कर सकते हो। अपील भी साइमल्टेनियस चल सकती है, और 913 की जो एप्लीकेशन है वो भी आपके साथ साथ में चल सकती है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन आ गए, 913 का और दूसरा ऑप्शन कौन सा आ गया, सेक्शन 96(2) का। ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा यहां पे देखो कि जब इस तरीके से आप साइमल्टेनियसली रेमेडी अप्लाई करते हो, और मान लीजिए कि आपकी जो अपील है वो डिसमिस होगी, अपील पहले डिसमिस हो गई, तो अब जो आपके वो ऑर्डर 913 की जो एप्लीकेशन उसका क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, हायर कोर्ट जब डिसाइड कर लेता है तो लोअर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। और ऐसे केस में एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, वो यहां पर पिक्चर में आएगा। और उसके तहत ये जो आपके 913 की एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली एक तरीके से क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यानी कि अपील डिसमिस हो गई तो फिर 913 की जो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिसमिस हो गई। अगर इसका अपोजिट हो तो, जैसे आपने 913 की एप्लीकेशन लगा रखी है, अपील भी लगा रखी है, और 913 की एप्लीकेशन आपके ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर कोर्ट ने कुछ भी किया हो, इससे हाई कोर्ट की पावर पे फर्क नहीं पड़ता। ओके, पहला नियम क्या था, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर रखा है तो लोअर कोर्ट उसको फॉलो करता है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। और वही इसके अपोजिट, लोअर कोर्ट ने अगर कुछ कर रखा है, सपोज को यहाँ पे 9 को इसने डिसमिस कर दिया, तो इससे हाई कोर्ट का जो ऊपर हायर कोर्ट है उसकी पावर पे कोई फर्क है जो नहीं पड़ेगा। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अब एक और मजेदार बात मैं आपको बता देता हूं, जो कि सामान्यतः एडवोकेसी के दौरान हम गलती कर बैठते हैं। आप जब कभी भी अपील फाइल करते हैं ना एक्स पार्टी के खिलाफ, तो हमेशा ये चीज मैटर करती है कि आपने 913 की एप्लीकेशन लगाई थी या नहीं लगाई थी। इसके पीछे रीजन है, अगर आपने 913 की एप्लीकेशन लगाई है और वो आगे जाके डिसमिस होगी, तो फिर आप ये जो ग्राउंड है ना कि सफिशिएंट जो है, मेरे पास रीज़न था इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ पाया और मेरे खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, फिर ये रीज़न आप बाद में अपील में नहीं दे पाओगे। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने बाइफर्केशन कर रखा है। अगर डिफेंडेंट ने क्या कर रखा है, 913 का एप्लीकेशन लगाया, डिसमिस हो गया, तो आपने अपना एक रेमेडी लॉक कर दिया है। कौन सा रेमेडी लॉक कर दिया है कि फिर आप जो सफिशिएंट कॉज है ना एब्सेंट रहने का, वो फिर आप वहां पे मेंशन नहीं कर पाओगे। फिर इसके अलावा जो पॉइंट आ जाएगा वो आपके लिए रिलेवेंट है। लेकिन अगर आपने 913 की एप्लीकेशन नहीं लगाई है और सीधा अपील में गए हो, तो फिर भैया अपील आपके लिए पूरा ओपन अप है। फिर आप अपील के अंदर बाकायदा सफिशिएंट कॉज वाला जो पॉइंट है वो भी क्या कर सकते हो, इस्तेमाल है जो कर सकते हो।
इसलिए इस चीज़ को बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली डील करना 913 मतलब इनफैक्ट यहाँ पर भी नहीं, और भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आपके पास मल्टीपल रेमेडी होती है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सीपीसी हो या बीएनएसएस हो, और ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर आपको पैरेलल 2 रेमेडी का ऑप्शन है जो अवेलेबल होता है। तो 913 और सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 का एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, इसका फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों से मैं जरूर सुनना चाहूँगा। एक और बात, लिंकिंग ऐप पर हम लोग क्या करते हैं, जुडिशियल सेगमेंट को डील करते हैं। अब जुडिशरी की जो पढ़ाई होती ना, मतलब हम इसको एक बेरेक तक कन्फाइन है जो नहीं रखते, बाकायदा ऐसा एडवोकेसी का प्रैक्टिकल डिस्कशन जो है वो भी क्लास के अंदर किया जाता है, ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को समझते हुए। सो अगर आप इस इंटरेस्टिंग तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए चीज़ों को डील करना चाहते हैं और अपने जुडिशियल एग्जाम को परफेक्टली शेप देना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम टू द लिंकिंग लॉस जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम। आपके पास 4 EMI का ऑप्शन है, स्टडी मटेरियल इंक्लूड करके आपके पास ये कॉस्ट है जो रहेगा, जिसको आप डील जो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आज के सेशन को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम के पार्ट में इंक्लूड है। आप अलग से करना चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। बाकी आपके ये जुडिशरी गाइडेंस के अंदर एडवोकेसी गाइडेंस, आपका प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जामिनेशन, AIB एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और CPC का आज वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।